नमस्कार। आर्ट इज मेडिसिन फॉर सोसाइटी। समाज के लिए कला दवा का काम करती है, औषधि का। और ये आर्ट ऑन क्लिक के पेज पर आप सभी का स्वागत है। ये कला समाज के लिए ठीक उसी तरह काम करती है जैसे बीमार आदमी के लिए दवाई या औषधि काम करती है। बीमारी लोगों को स्वस्थ, जब आदमी अपनी स्वास्थ्य को खो देता है तब उसे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है। लेकिन समाज जब अपने स्वास्थ्य को खोने लगता है तब उसे कला की आवश्यकता होती है, या हम यूं कहें कि कला जो है वही समाज को स्वस्थ रखता है। इसी समाज को स्वस्थ रखने के लिए और समाज के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए एक अनूठा प्रयास है और एक प्रशंसनीय प्रयास है आर्ट ऑन क्लिक का। आर्ट ऑन क्लिक समाज की जो कला भावना है, समाज का जो मूल मर्म है, तत्व है, उसको संरक्षित और उसको पुनर्प्रयोग में लाने के लिए, समाज को फिर से बैक टू द रूट ले जाने के लिए आर्ट ऑन क्लिक की स्थापना की गई है। हमारा मानना है कि कोई भी समाज तब तक स्वस्थ नहीं हो सकता जब तक उसकी कला उसमें पूर्ण रूप से न हो। कला का होना ही समाज की स्वस्थता को दर्शाता है। जैसे हम ब्लड प्रेशर मापते हैं ना, कि हमारे शरीर का जो एक जेन्युइन ब्लड प्रेशर होना चाहिए। जैसे हम ब्लड शुगर का टेस्ट करते हैं, या बहुत तरह के जैसे डायग्नोस्टिक सेंटर में जाके हम टेस्ट करते हैं। इसी तरह से समाज के स्वास्थ्य को यदि जांचना हो तो हमें उसके कला को देखना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। अभी कुछ लोग आए और समाज के इस स्वास्थ्य को, समाज के औषधि को किस प्रकार से हम और ज़्यादा समाज को स्वस्थ कर पाएंगे, इन बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। अच्छा रहेगा कि एक तरफ से सिर्फ हम बोले तो इससे ये इस तरह की चीज़ें होगी कि एक आलाप जैसा हो जाएगा, एक भाषण जैसा। कुछ लोग का हम इंतज़ार करते हैं, वो आए और हम विमर्श करते हैं कि हम अपने समाज को स्वस्थ कैसे बनाएं। अरविंद झा जी बहुत दिन पर मिले हैं, बहुत बहुत आभार, प्रणाम आपको भी, अरविंद कुमार झा। अरविंद जी हमारे साथ बहुत पुराने सहयोगी रहे हैं और समाज की स्वास्थ्य के लिए हम काम करते रहे हैं शुरू में मिलकर। आज जिस तरह से स्वदेशी का ये चल रहा है, तो पहले भी हमने इनके साथ स्वदेशी के बारे में बहुत सारा काम किया है। तो अरविंद जी आपका स्वागत है। नीरज कुंदेर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। समाज क्या है? देखिए, कला के बारे में यदि हम बात करें, तो एक कला का अपना महानता भी है। कला से पहले हमारा अभिप्राय क्या है? मानव मूलतः सौंदर्य प्रेमी रहा है और वो अपने जीवन के हर क्षेत्र को सुंदर बनाने की कोशिश करता है। और इसमें क्या है कि सब कुछ अपने आसपास सुंदर सुंदर ही देखना पसंद करता है। ये मनुष्य का स्वभाव है। इसी सौंदर्य भावना को हम कला कहते हैं। इसी सौंदर्य भावना से, जो मनुष्य की जो ये भावना थी, इसी भावना से कला का उद्भव हुआ है। और सत्य और सौंदर्य की अभिव्यक्ति में कला ही उनको साकार बनाती है। हमारे शास्त्र में कहा गया है कि कला विहीन मनुष्य जो है वो पशु समान है। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, ये हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है।
कला का क्षेत्र बहुत व्यापक है। देखिए, कला को हम 3 रूप से देखते हैं। अविनाश जी नमस्कार, कुमार तरुण आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, शशिकांत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा सा ये शायद स्क्रीन कम दिख रहा है क्या? कोई रिप्लाई करें जो देख रहे हो। अब शायद ठीक हुआ है। एक मिनट, स्क्रीन शायद कम दिख रहा है। हाँ, हम आध्यात्मिक रूप से, अब शायद ठीक हुआ है। नरेंद्र कुमार मिश्रा जी स्वागत है। हाँ शशिकांत जी सही है आपका रिपोर्टिंग। हम कला के बारे में बात कर रहे थे। देखिए, हम एक पहले व्यक्ति हैं और व्यक्ति जो है वो स्वस्थ समाज का निर्माण। अविनाश जी आपका स्वागत है। हाँ ठीक है, अब ठीक है। हम पहले एक व्यक्ति हैं और व्यक्ति मतलब समाज का एक सबसे छोटा यूनिट है। हम आध्यात्म के तरह से लें या किसी और तरह से लें, 1 मिनट, थोड़ा सा बच्चे शायद डिस्टर्ब कर रहे हैं। जाओ। हाँ, ऋषि वशिष्ठ जी आपका स्वागत है। वशिष्ठ भाई, कला से संबंधित कुछ टॉपिक आप बताएं ताकि हम लोग आपस में बात कर पाए। ओके, हाँ अब फोटो ठीक है। हाँ ठीक है। कला शब्द ही इतना व्यापक है ना कि इसके परिभाषा तक पहुंचने के लिए सबसे पहले तो इसकी परिभाषा के बारे में हम बात करें। कला इतना व्यापक है कि इसकी परिभाषा ही सही मायनों में यदि ईमानदारी से हम कहें तो आज तक तय नहीं कर पाए, और शायद ये हमारे वश में भी नहीं है कि हम इसको किस प्रकार से तय करें। अब देखिए कैसे है कि एक हमने नाटक करते हुए एक कहानी सुना था, अंधों की हाथी। मतलब 5 अंधे होते हैं, वो एक हाथी ढूंढने निकलते हैं, तो जिसके हाथ में जो मिलता है हाथी की व्याख्या वो अपने अपने तरह से वैसे ही करते हैं। कला की भी व्याख्या ठीक इसी तरह से हुई है। इतना व्यापक है ना आर्ट, इतना व्यापक कला है ना कला। और अविनाश जी कह रहे हैं कि कला आध्यात्म पर आप बात कर रहे हैं, यह बहुत ही जरूरी है। हाँ अविनाश जी, मुझे भी लगता है कि जरूरी है। देखिए, मैं जिस समाज से आया हूँ, जिस सोसाइटी से आया हूँ, वहाँ हमने कुछ सीखा नहीं है। हमने कुछ कहीं से सीखा नहीं है ट्यूशन पढ़ के। अविनाश भाई आप सही कह रहे हैं कि हमने कुछ सीखा नहीं है। हमने जन्म लिया और जन्म लेते लेते आज उम्र के इस दौर तक पहुंचा, और वो जो घर में प्रैक्टिस होता रहा है, उसी प्रैक्टिस ने हमें एक कलाकार बनाया है और उसी प्रैक्टिस ने हमें एक समाज का स्वस्थ नागरिक बनाया है। तो मेरा मानना है कि समाज का स्वस्थ नागरिक होने के लिए आप में कला होनी जरूरी है। लेकिन क्या है कि कुछ समय से या कुछ माइंडसेट ऐसा है कि हम कला को एक कलाकार के रूप में देखते हैं कि जो स्टेज पर गाता है या नाचता है या पेंटिंग करता है वही कलाकार है। बिल्कुल नहीं सर, हमारे शास्त्र में कहा गया है कि कला अलग अलग तरह से व्याख्या की गई है। कहीं 64 कला के बारे में बात की गई है हमारे शास्त्रों में, कहीं हमारे इतिहास में 86 कलाओं का, कहीं 72 कलाओं का। अब देखिए कि कला शब्द, सबसे पहले कला शब्द कहाँ से आया, तो इसके बारे में जो हमें स्रोत मिलता है, जब हमने इसके ऊपर पढ़ने की, और वैसे मैं तो बहुत बड़ा स्कॉलर हूँ नहीं, एक अभ्यर्थी हूँ, अध्ययन करने वाला एक छात्र ही समझता हूँ ही, बल्कि इस अध्ययन के क्रम में जब कला शब्द का हमने शोध करना शुरू किया
ऋषि वशिष्ठ भाई बीच में कहते हैं कि कला अनुशासन और जीने का ढंग सिखाती है। बिल्कुल सही वशिष्ठ भाई, बस आप ही के शब्द को हम दूसरे तरीके से कहने की कोशिश कर रहे हैं। ऋषि वशिष्ठ भाई कह रहे हैं सबसे पहले कला जो शब्द आया वो आया नाट्य शास्त्र से, जो हमारा सबसे पुराना अध्ययन में जो क्रम में जो एक टाइम फ्रेम में जब हम बांधते हैं तो जो टाइम फ्रेम सबसे पहला चीज स्रोत मिलता है वो स्रोत है नाट्य शास्त्र। उसके बाद वात्सायन ने भी लिखा है, उसके बाद शुक्र नीति में भी इस कला के बारे में वर्णन है। उसके इसमें जैसे काम सूत्र वात्सायन ने लिखा है, शुक्र नीति में वर्णन है। जैन ग्रंथ जो प्रबंध कोश है, कला विलास है या ललित विस्तार है, इन सब ग्रंथों में कला का वर्णन मिलता है। तो अब हम जैसे अब थोड़ा सा यहाँ रुक कर सोचते हैं कि पहले यदि हमें नाट्यशास्त्र से कला का मिला है, कला की जानकारी मिली है कि पहली बार कला शब्द नाट्यशास्त्र में इस्तेमाल किया गया है, तो उसके बाद जो अभी तक वहाँ नाट्यशास्त्र से लेकर अभी तक के जो टाइम फ्रेम में हम एक टाइमलाइन खींचते हैं तो हर युग में हमें कला के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन कला का मतलब सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि कला का मतलब सिर्फ प्रस्तुति परक कला या विजुअल आर्ट, चाक्षु कला ही नहीं है, परफॉर्मिंग आर्ट और विजुअल आर्ट नहीं है, साहित्य भी है। कला अब जैसे मैंने बताया कि कहीं 64 कला के बारे में बात की गई है, किसी ग्रंथ में 72 कलाओं के बारे में बात की गई है, किसी ग्रंथ में 86 कलाओं के बारे में बात की गई है। अब नाट्यशास्त्र, कामसूत्र, शुक्र नीति, प्रबंध कोश, कला विलास, ललित विस्तार, इन सब ग्रंथों में कला का रेफरेंस मिलता है। अब जैसे उसमें अब कलाओं के भी इन सब ग्रंथों को यदि हम बात करें, रंजना झा जी आपका स्वागत है, सुजीत झा आपका स्वागत है। अब इन सब ग्रंथों में हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं आगे कि कैसे आज तक कला का जो कला शब्द का जो खुद का यात्रा है वो कैसे पहुंचा है। अखंड शर्मा जी आपका स्वागत है, अविनाश कुमार जी, अविनाश जी धन्यवाद। काम देखिए रुकना पड़ता, लेकिन अविनाश जी को बहुत जरूरी कोई काम है इसलिए वो जा रहे हैं। थैंक यू अविनाश जी, आपने इतना समय दिया। बट ये फेसबुक पर रहेगा, शायद आर्ट ऑन क्लिक के मैनेजमेंट से मैं बात करूंगा, शायद ये फेसबुक पर रहेगा, बाद में भी देख सकते हैं। थैंक यू अविनाश भाई। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि कला के खुद की यात्रा का, कला हमारे साथ, मनुष्य के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी तो उसका तो यात्रा चलता ही रहता है, अपने समकालीन परिवेश और आवश्यकताओं के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई करते हुए। बट सिर्फ कला शब्द की जो यात्रा है उसके ऊपर पहले बात करते हैं। अब यूरोपीय साहित्य में भी, यूरोप का जो साहित्य में भी, उसमें भी कला के बारे में अलग से व्याख्या की गई है। तो पहले मैंने कहा कि कला मतलब प्रस्तुति परक विजुअल आर्ट या साहित्यिक जो है, काव्य रचना जो है, सिर्फ वही कला नहीं है। इन सब ग्रंथों में कला का एक अर्थ दिया गया है जिस पर हम मोटा मोटी तौर पर यदि कला के पर्यायवाची को हम ढूंढें तो कला का पर्यायवाची शब्द है कौशल। कौशल। अब जैसे देख लीजिए, जैसे मैं थिएटर से हूँ, नाटक करता हूँ, मूलतः मैथिली में ही नाटक करता हूँ, कभी कभार हिंदी में, वो भी मैथिली को समृद्ध करने के लिए, ये मेरा एक व्यक्तिगत सिद्धांत है। लेकिन पूरे देश की कलाओं को देखता हूँ, उसका एक अपने आप को मैं पर्यवेक्षक मानता हूँ, खासकर प्रस्तुति परक कलाओं का। तो यूरोपीय साहित्य में भी कला का रेफरेंस मिलता है। वहाँ प्रकृति से कला के कार्य को भिन्न माना गया है। कला का अर्थ है रचना अर्थात कृत्रिम। थोड़ा सा यहाँ कॉन्फ्लिक्ट है। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट या भारतीय साहित्य में, पूजा केवट जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कला के बारे में एक अलग धारणा है और यूरोपीय साहित्य में कला को कृत्रिम माना गया है। कृत्रिम। और यदि इसको थोड़ा सा क्या कहते हैं, फिलॉसफिकल दर्शन के नजरों से देखें तो
दर्शन के नजरों से देखने के बाद मनुष्य जब जन्म लेता है, जब भी मनुष्य जन्म लिया, बच्चा एक छोटा सा बिल्कुल नग्न अवस्था में अपनी माँ के पेट से निकलता है और वहां से मृत्यु तक जो उसकी यात्रा होती है, इस बीच जितनी भी घटनाएं, परिघटनाएं, जो भी चीजें होती है, वो सारा वो यहीं सीखता है और फिर यहीं छोड़ के जाता है। तो इस दर्शन के दृष्टि से, जैसे यूरोपीय साहित्य के दर्शन की दृष्टि को देखें, जैसे यूरोपीय साहित्य ने कहा है ना कि कला कृत्रिम है, तो मनुष्य जीवन में जितनी भी घटनाएं, परिघटनाएं होती है, वो सब कृत्रिम है। ऋषि वशिष्ठ भाई का कहना है कि लोक कला पर केंद्रित करें और थोड़ा सा मिथिला की लोक कला, झिझिया, झरनी, डोमकच आदि पर। हाँ वशिष्ठ भाई, मैं आता हूं उस पर। तो पहले कदम दर कदम वशिष्ठ भाई हम आते हैं उस पर। पूजा केवट जी नमस्कार। तो हमने कहा इंडियन सब कॉन्टिनेंट या इंडियन मैथोलॉजी में, इंडियन फिलॉसफी में, भारतीय दर्शन में कला को प्राकृतिक माना गया है, लेकिन यूरोपीय साहित्य में, यूरोपीय सब कॉन्टिनेंट में कला को कृत्रिम माना गया है। संभव है कि यूरोपीय साहित्यकारों ने या यूरोपीय समाज सेवियों ने या सामाजिक क्या कहते हैं, एक शब्द जो आया है सोशल इंजीनियर्स या सोशल साइंटिस्ट कह सकते हैं, उन लोगों ने कला को कृत्रिम माना। संभवतः इसके पीछे ये दर्शन होगा कि मनुष्य की संपूर्ण जीवन में जो भी चीजें घटती हैं जन्म से मृत्यु तक, वो सारा कृत्रिम होता है। नेहा जी आपका स्वागत है। हमारे समाज में कला का निर्माण कब होता है, या फिर ये कह दें कि एक समाज कला की तरफ झुकाव कब होता है? नेहा जी, हमारे समाज में कला का निर्माण मनुष्य के जीवन से ही शुरू हो जाता है और वो मृत्यु पर्यंत तक चलता है। प्रतिभा सिंह जी नमस्कार, हम आभारी हैं आपके, आप आई और बहुत बहुत नमस्कार, आभारी हैं आपके। तो हम थे यहाँ की भारतीय दर्शन में और यूरोपीय दर्शन में कला का क्या अंतर है। शंकर भारती जी नमस्कार, भगवान झा आपका स्वागत है। तो भारतीय दर्शन में कला को नैसर्गिक कहा गया है, यूरोपीय दर्शन में कला को कृत्रिम कहा गया है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि संभव है कि ये विद्वान तय करेंगे कि क्या सच है, लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि संभव है यूरोपीय सामाजिक सोशल साइंटिस्टों ने कला को मनुष्य के जीवन के इस दर्शन को मापा होगा कि जन्म से मृत्यु तक वो जो भी घटनाएं मनुष्य के जीवन में होती है वो घटनाएं कृत्रिम ही होती है। वो यहीं सीखता है और यहीं छोड़ के जाता है या आसपास से पड़ोस से सीखता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते, कला और विज्ञान में भी अंतर माना गया है। कई बार कला और विज्ञान एक दूसरे के नजदीक भी आते हैं, कई बार दूर भी जाते हैं। हैरी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम कला के वर्गीकरण पर बात करते हैं। देखिए, कलाओं के वर्गीकरण, कला एक शब्द नाट्यशास्त्र से आया जो विभिन्न ग्रंथों में, विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में भी उसका उल्लेख है और वो हमारे जीवन के साथ साथ ही चलता है। या कला के बिना कह दें कि हमारा जीवन नहीं चलेगा तो ये सत्य होगा, 100% सत्य होगा। कला चाहिए ही जीवन में। अब देखिए, अब इसके कला के वर्गीकरण कैसे किया गया है। मैं थोड़ा सा साहित्यिक पक्ष रख देता हूँ कला शब्द के इतिहास के बारे में, फिर हम बात करते हैं प्रैक्टिकल, प्रायोगिक, जो आजकल जो इसको कला कहा जा रहा है और जो कला दृष्टव्य है हमारे सामने, हमारे अनुभवों में, हमारे दिमाग में, हमारे आंखों से जो दिखता है, जो हम महसूस करते हैं, जो हम सोचते हैं, उसके बारे में आते हैं। कलाओं के वर्गीकरण शायद संभव नहीं है, फिर भी कुछ लोगों ने इसका किया हुआ है। सुनीता झा जी आपका बहुत बहुत नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कला का वर्गीकरण इतना आसान नहीं है, फिर भी कुछ विद्वानों ने इस पर किया हुआ है, जिसे संपूर्ण नहीं माना जा सकता कि कला को कितने भागों में बांटते हैं। इसीलिए शायद कला को ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में रखा गया है। कहीं भी यूनिवर्सिटी वगैरह में जब हम दाखिला लेते हैं ना, तो कोई भी आर्ट सब्जेक्ट हो तो उसको ह्यूमैनिटीज में रखा गया है। अब आप देखिए ना, हमारी मंगू कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है, मगनू कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जो शिक्षा पद्धति है उसमें देखिए ना, मूल रूप से जब 10वीं बच्चे करते हैं तो उसके बाद वो
तीन फैकल्टी उनके सामने आता है, तीन ऑप्शन है, आर्ट, साइंस में कुछ गिने चुने सब्जेक्ट हैं, कॉमर्स में भी गिने चुने सब्जेक्ट हैं। मुरारी झा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो साइंस में कुछ लिमिटेड ऑप्शंस हैं, आर्ट्स में देखिए कि आर्ट्स में भी लिमिटेड ऑप्शन, कॉमर्स में भी लिमिटेड ऑप्शन है सब्जेक्ट्स का, लेकिन आर्ट्स में एक बहुत बड़ा, एक पूरा का पूरा एक बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो आर्ट्स में क्या है? आर्ट्स में जब बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो इसीलिए कला को ह्यूमैनिटीज भी कहा गया है, मानविकी भी कहा गया है, जिसका सीधा सीधा संबंध मानवीय विकास से संबंधित है कि कला के बगैर मनुष्य का विकास नहीं हो सकता। मृत्युंजय झा जी, अपने के बहुत बहुत स्वागत है। रोहित झा पूछ रहे हैं क्या कला के माध्यम से नागरिकों को लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास हो सकता है? बिल्कुल रोहित झा जी, हम इसी विषय पर आ रहे हैं। बहुत जरूरी है कि यदि किसी भी मूल्य का विकास करना हो, मैं लोकतांत्रिक मूल्य की बात नहीं कर रहा हूं, केवल लोकतांत्रिक मूल्य तो एक छोटा सा पार्ट है रोहित भाई। नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, पारिवारिक मूल्य, इन सब मूल्यों में एक लोकतांत्रिक मूल्य भी है। लेकिन यदि संपूर्ण मानवीय मूल्यों को देखें तो बगैर कला का मानवीय मूल्य संभव नहीं है। नवोनाथ झा जी, बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम आपको। तो हम थे इस पर कि कला, अब कला के वर्गीकरण के बारे में बात कर रहे थे। तो कला के वर्गीकरण में इतना आसान नहीं है कला को वर्गीकृत करना, क्लासिफाइड करना, लेकिन फिर भी कुछ विद्वानों ने इसको करने की कोशिश करी है। तो मैं नाम ले लेना चाहता हूं यहाँ पर। जैसे स्थापत्य कला है, मूर्ति कला है, चित्रकला है, संगीत है, काव्य है, नृत्य है, रंगमंच है। अभी आधुनिक युग में फोटोग्राफी भी एक कला है, सिनेमा, मूवी, वीडियो फोटोग्राफी, या उसको मूवी कह सकते हैं, सिनेमा कह सकते हैं, वो भी एक कला है। तो जैसे और भी बहुत सारे इसमें भी बहुत सारी चीजें आ गई हैं। अब इस वर्ग के भी उपवर्ग हो गए हैं। जैसे साहित्य में बहुत सारे विधा हो गए हैं, काव्य, उपन्यास, जैसे परफॉर्मिंग आर्ट में म्यूजिक, डांस, थिएटर, पपेट्री, ये वगैरह वगैरह। साहित्य में भी बहुत सारे उपवर्ग हैं, निष्पादन कलाएं भी हैं। अब एक बहुत बड़ा, मैं अब आता हूं कि कोई कला प्रदर्शन के अलावा जो हमारे जीवन का अंग है, अब उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, हमारे घर में खाना बनता है, रोज बनता है ना, रोज खाना बनता है। उस खाना का जो बनाने वाली या बनाने वाला जो भी है, वो भी एक तरह का कला है। और कला को वर्गीकृत करने वालों ने उसे पाक कला का नाम दिया है। तो कला के विभिन्न भेद हैं, विभिन्न भेद हैं। तो रोहित भाई कह रहे थे कि लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, रोहित भाई लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए कला का विकास बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है कला का विकास। और कला के बगैर लोकतांत्रिक मूल्य क्या किसी भी मूल्य का रक्षा नहीं किया जा सकता और रक्षा हो ही नहीं सकता। अब देखिए, हमारे जीवन में कला का महत्व क्या है, थोड़ा सा इस पर बात करते हैं। अभी इन्होंने कहा ना कि रोहित भाई ने कि कला को क्या, कला का लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए कला का विकास संभव है कि नहीं है। अब मैं इसके महत्व के बारे में आपसे बात करता हूं। देखिए, हमारा जीवन क्या है, थोड़ा सा हम इसे अपने आध्यात्मिक
पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं कि जीवन क्या है, जीवन किन चीजों पर चलती है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है ऊर्जा, वो है एनर्जी है। और इस एनर्जी को परिमार्जित करके एक सार्थक स्वरूप में एक स्वस्थ मनुष्य और स्वस्थ समाज का सदस्य बनाने का जो काम करता है वो कला करता है, कला के माध्यम से ही होता है। एक कवि ने लिखा है, बड़ा अच्छा लिखा है कि अभिषेक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक जी कुछ विमर्श करें ताकि ऐसा न हो कि एक तरफा हम बोलते रहें और आपसे हम यहाँ आर्ट ऑन क्लिक जो संस्था है जिसका जो काम है उनके रिक्वेस्ट पर यहाँ आप लोगों से विमर्श करने आए हैं, न कि कोई भाषण या कोई चीज़। इसीलिए हम चाहेंगे कि अभिषेक देवनारायण जी, नवोनाथ झा जी, रोहित झा जी कुछ विमर्श को आगे बढ़ाएं। भाई ऋषि वशिष्ठ जी हैं, ऑनलाइन विमर्श को आगे बढ़ाएं ताकि हम बातचीत कर पाएं, इस लॉकडाउन के दौर में बातचीत कर पाएं और ये जो आर्ट ऑन क्लिक का प्रयास है वो सार्थक हो। एक साहित्यकार ने कहा है, एक कवि ने बड़ा अच्छा लिखा है, उन्होंने कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषानहीन। हमारे टैगोर बाबा ने भी कहा है कि कला में मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है। तो अब कला न होकर मानव जीवन का एक अंग हो गया, मतलब अभिव्यक्ति का माध्यम हो गया। अब वो अभिव्यक्ति आप चाहें तो अब आप चाहें तो या तो नाटक करके कर लें, गा के कर लें, या घर में किचन में घुस जाइए कुछ बढ़िया सा बना के कर लें पाक कला में। या अब देखिए कला का कितना काम है। गांव की बात करते हैं हम, चूंकि गांव से हैं, कला कितना महत्वपूर्ण है। एक बात तो तय है कि जो लोग मैकेनिकल लाइफ, जो एक होता है ना हमारा मैकेनिकल लाइफ, शायद एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है, जो भी व्यक्ति जितना इस समाज से प्रभावित हुआ है वो व्यक्ति अपने मूल से उतना दूर हुआ है। प्रभावित इन द सेंस कि प्रभावित होना तक नहीं, मेरे कहने का मतलब है, मैं माफी चाहूंगा, सिर्फ प्रभावित होने तक नहीं, प्रभावित होकर वो यदि अपने जीवन में कृत्रिम चीजों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश जितना किया है वो अपने मूल से उतना दूर हुआ है, मतलब वो अपने कला से उतना दूर हुआ है। अब देखिए कैसे, अब आप दो आदमी का एग्जांपल देते हैं। एक शहर के किसी बड़े से जेंटलमैन टाइप लोगों को ले लीजिए। जेंटलमैन मतलब जो समसामयिक सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कर रहे हो, मतलब कृत्रिम लाइफ जिनका ज्यादा हो, और एक गांव के ईमानदार, एक गांव के किसी भोले वाले व्यक्ति को लीजिए, स्वभाव से भोले वाले ही होते हैं। अब दोनों के लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी कीजिए, तब पता चलेगा कि कला मनुष्य के जीवन में कितना आवश्यक है। अब एक छोटा सा इस कला शब्द से, इस प्रसंग से हट के मैं एक छोटी सी बात, अपनी अनुभव की बात आपको कहना चाहता हूं। अभी कोरोना का काल चल रहा है, लॉकडाउन है, पूरा यूरोप, अमेरिका से लेकर इंडिया तक, छोटे छोटे राष्ट्र से लेकर बड़े बड़े दादा टाइप राष्ट्र तक, पूरा विश्व एक अदृश्य कीड़ा, जो कीड़ा भी नहीं कह सकते उसको, एक छोटे से वायरस जो आंखों से दिखता नहीं, उसके डर से घर में दुबका पड़ा है। अतुल यदुवंशी भैया प्रणाम, आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो एक छोटे से मतलब वायरस से पूरी दुनिया घर में दुबका पड़ा है। अब इस 2-3 जो भी विश्व में घटा है, इसकी स्टडी यदि करें एक ओपन दिमाग से, तो सबसे ज्यादा वही प्रभावित हुए हैं जो अपने मूल से जितना दूर हैं।
मतलब यूरोप अमेरिका ने तो प्रकृति से कितना दूर है, वो अपने लिए तो अपनी दुनिया खुद तैयार कर लिया, अपने खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, जाने के लिए, आने के लिए, अपनी जीवन की हर सुख सुविधा प्रकृति के उलट अपने लिए तैयार कर लिया, तो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। तो एक ही बात है कि हम अपने मूल से जितना दूर होंगे, हम उतना ज्यादा अमानवीय होते जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा जो हमारा घमंड और गुरूर टूट जाएगा, चाहे हमारे पास शक्ति कितना भी क्यों ना हो। और ये मूल जो है यही है कला। अब साल भर हम देखते हैं, हम अब चूंकि मैं मिथिला से हूं और मिथिला की बात करूंगा। मिथिला मतलब देखिए क्या है कि मिथिला मतलब आसाम से ले लीजिए और आसाम से राजस्थान तक, ये जो पट्टी है पूरा, जिसमें असम, बंगाल और बिहार, फिर सांस्कृतिक क्षेत्र की बात करें, राजनीतिक की ना सही तो बिहार में ही 3 सांस्कृतिक क्षेत्र हैं, मिथिला, मगध, भोजपुर। भोजपुर का क्षेत्र आ जाता है बनारस तक, फिर वहाँ से पश्चिमी अवध लें, फिर वहाँ से अहिरवाल क्षेत्र यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली लेते हुए कुछ राजस्थान का पार्ट लेते, राजस्थान का कुछ पार्ट लेते हुए फिर यहाँ तक, और इधर बघेलखंड, बुंदेलखंड। तो ये जो पट्टी है कमोबेश, इस पट्टी का जो मानवीय मतलब संवेदना है, मानवीय अभिव्यक्ति का जो एक माध्यम है जिसको हम कला कहते हैं, कमोबेश मिलता है। और जो भौगोलिक वातावरण बदलते ही उसमें थोड़ा थोड़ा स्थानीयता आने लगता है। अब जैसे लोकनाट्य को ही लें तो आसाम से लेकर राजस्थान तक के लोकनाट्य को देखें। इस बीच में शिवा कुंदेर जी लिखते हैं कि लोक कलाकारों के लिए कला के जीवन का हिस्सा है, लेकिन जैसे ही शहरीकरण होता है, यूं कहें कि शहर जाते तो कला धीरे धीरे खत्म होती है। कला पूरी गलती शहर की है या लोगों की। और लिखते हैं कि कला धीरे धीरे खत्म होती है, पूरी जिंदगी शहर की है या लोगों की, या वो कला के लायक ही नहीं थी। नहीं, शिवा कुंदेर जी ऐसा नहीं है। ये कला जो है, कला को हम यदि एक मान लीजिए हम जेब में पैसा लेके चलते हैं, ठीक है, तो हमारे जेब में कुछ होता है, लेकिन कला जो है मनुष्य के हृदय में होता है, दिमाग में होता है, उसके आचरण में होता है। लेकिन क्या है कि जब गांव से यानी लोक कला जब यात्रा करती है शहर की तरफ, जब एक व्यक्ति गांव से शहर आता है, जैसे मैं खुद हूं, गांव से शहर आया हूं, तो मेरे साथ मेरी अभिव्यक्ति का माध्यम, ये मेरे संस्कार जो कला ने के माध्यम से पैदा हुआ है, वो मेरे साथ यात्रा करते करते शहर पहुंचता है। और शहर पहुंचकर चूंकि मैं उसको अपने तरीके से, मेरी मनोदशा जो है, मेरी भावना जो है, वो किसी की नकल करने का, किसी का चीज अच्छा लग गया और उसकी तरह बनने का, उसकी तरह सोचने का, उसकी तरह उठने बैठने का मैं सोचने लगता हूं। धीरे धीरे क्या होता है कि कला मेरी परिवर्तित हो जाती है। तो लोक कलाकार जो है हमारे, असल में सही मायनों में यदि मैंने जो देखा है, जो समझा है, जो अनुभव किया है, सही मायनों में यदि आज कला है देश में, जिस कला की हम बात कर रहे हैं, मैं उस कला की बात नहीं कर रहा हूँ, पर्टिकुलर एक पॉकेट की बात नहीं कर रहा, पर्टिकुलर एक शहरी कला और शास्त्रीय कलाओं की बात नहीं कर रहा। मैं संपूर्ण कला जो मानविकी से संबंधित है, संपूर्ण कला जो अभिव्यक्ति का माध्यम है, मनुष्य के अभिव्यक्ति का माध्यम है, मैं उसके बारे में, उसके दायरे में जब कहूं तो सही मायनों में जो वो लोक कलाकार जिनको आज कहा जाता है, जो आज एक संज्ञा दी है, एक नाम दिया हमने लोक कला का, बांट दिया उसको भी शास्त्रीय और लोक में, असल में कला की यात्रा वहीं से शुरू होती है। और देखिए कितना बड़ा एक बहुत बड़ा साजिश है, एक बहुत बड़ा साजिश है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। वो साजिश क्या है कि कोई भी शास्त्रीय कला, किसी भी शास्त्रीय कला जिसको आप परिमार्जित करके एक अच्छा सा ग्रामर और एक अच्छा सा फ्रेम में ढाल दिए हम, उस कला की यात्रा देखिए। उसकी शुरुआत भी किसी समय में लोक से ही हुआ होगा।
किसी समय वो लोक कला ही रहा होगा। और ये एक साजिश भी कह सकते हैं। मैं साजिश जैसा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, नेगेटिव वर्ड है, मुझे नहीं करना चाहिए, फिर भी बड़ी तकलीफ होती है कि जो कला अपना सर्वाइवल जो सर्वाइव करती है हजारों वर्षों तक, मनुष्य के प्रैक्टिस में, समाज के प्रैक्टिस में होती है, उन कलाओं को कुछ समयांतराल बाद एक बड़े से ग्रामर में और एक बड़े से फ्रेम में बना करके उसको शास्त्रीय बनाकर फिर से हमें पास ऑन कर दिया जाता है और क्लासिफाइड करके कि ये शास्त्रीय कला है, ये लोक कला है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मानना है कि कला की यात्रा लोक से ही शुरू होती है और लोक ही है जो कला का, उसके साथ, जन्म के साथ कला शुरू होता है। अब जैसे हमारे मिथिला में देख लीजिए, साल भर, पूरे साल भर, जैसे हम अभी जनवरी से दिसंबर को साल नहीं मानते हैं, हम चैत्र से फागुन को यदि साल माने, तो अब एक बार अपने घर में, अपने गांव में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके साथ साल एक लिस्ट बना के देखिए कि साल भर चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादव, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ, फागुन, इन 12 महीनों में जो भी त्योहार और पर्व होते हैं हमारे यहाँ, वो उसका अध्ययन करके देखिए। अब जैसे मैं मिथिला से हूं तो मैं मिथिला का ही एग्जाम्पल दूंगा। मिथिला क्या, मिथिला, मगध, भोजपुर, हर जगह होता है सोहर। सोहर कब गाया जाता है? सोहर गाना कला नहीं है। सोहर गाना कला नहीं है। सोहर गाना मनुष्य की अभिव्यक्ति है कि एक महिला 9 महीने तक प्रसव वेदनाओं से पीड़ित है, सफर कर रही है, एक जीव उसके अंदर है, और जब वो प्रसव की वेदना पराकाष्ठा पार करती है तब एक बच्चे का जन्म होता है। उस खुशी को, उस वेदना को स्मूथ ऑन करने के लिए एक आनंद सा आसपास के लोगों के मुंह से एक आनंद की अभिव्यक्ति होती है, जिससे, और वो गायन के रूप में होता है जिसे सोहर कहते हैं। जब घर से बेटी विदा होती है तो समदौन गाते हैं। जब हम चूंकि मिथिला से हैं तो मिथिला सिद्धपीठ है पूरे विश्व में। देखिए, मिथिला के बारे में थोड़ा सा ये कहना आवश्यक समझूंगा कि 2 दर्शन, जीवन दर्शन मिथिला से ही आया है, न्याय और मीमांसा। तो ऐसे बौद्धिक क्षेत्र में हम लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, जो जीवन क्या कहते हैं, जीवन है मिथिला के लोगों का, वो तंत्र आधारित जीवन है। अब हमारे यहाँ कोई छोटा सा भी कुछ पूजा पाठ होता है, कोई छोटी सी पूजा हुई सत्यनारायण भगवान की ही मान लीजिए, तो एक अरिपन, चावल के आटे से सिंदूर और पिठार जिसको कहते हैं, पता नहीं किस क्षेत्र में उसको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम कहते हैं, चावल के आटे से एक यंत्र मिट्टी जमीन पर बनाया जाता है, जहां पूजा पर बैठेंगे वो बनाया जाता है, जिसको मिथिला में अरिपन कहते हैं। तो अरिपन यदि आप कागज पर बना करके डिस्प्ले कर दें तो वो हो गया कला। लेकिन वही अरिपन जब घर में महिलाएं पूजा के समय रोज अपने घर में बनाती है तो वो हो गया लाइफ स्टाइल, मनुष्य के जीवन का अंग। इस तरह से हम समझ सकते हैं कला को कि कला अभिव्यक्ति का माध्यम है। अब जैसे खाना अच्छा बनाते हैं, कई सारे होंगे गांव में हमारे मिथिला में भोज का परंपरा बहुत अच्छा है। भोज की जो परंपरा है ना, वो बहुत अच्छी है। मतलब कुछ भी होगा 10 लोगों को बुला के भोज देंगे। तो ये जो परंपरा है उसमें भोज खाने के लिए बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है और कुछ ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जो भोजन करने में निपुण है। खाना खाते खाते वो लोग, मतलब यूं समझें कि अब जैसे रसगुल्ला खाते हैं खाना में, रसगुल्ला मान लीजिए खाते हैं, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 200 300 रसगुल्ला खा जाते हैं। तो उनके खाने की कला कुछ अलग है।
उनके खाने की कला है। तो मानवीय अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है कला। कला को हम अलग से न देखकर जीवन के एक अंग को देखें, और संभवतः मेरा तो ये कहना है कि कला ही आपको मनुष्य बनाती है। शिवाजी पूछ रहे हैं कि क्या पूरी गलती शहर की है या लोगों की, या वो कला बनने लायक ही नहीं थी? ऐसा नहीं है शिवाजी, ना गलती शहर की है, ना गलती उस व्यक्ति की है, ना गलती उस कला की है। ये गलती है सामाजिक बदलते परिवेश की। देखिए, कला मतलब शहरी जीवन का अपना एक अलग कला है, उसकी अभिव्यक्ति का अलग कला है, हम उसको नकार नहीं सकते, क्योंकि आज इतने नंबर ऑफ वॉल्यूम जितना हो गया है कि लोग सामाजिक परिवेश समूहवाद से व्यक्तिवाद के तरफ जैसे ही बढ़ा, तो कला भी समूहवाद से मनुष्य के साथ व्यक्तिवाद की तरफ अपनी यात्रा की, क्योंकि कला अलग से यात्रा नहीं करता, कला मनुष्य के साथ ही यात्रा करता है। तो यदि हम समूहवाद से व्यक्तिवाद की तरफ बढ़ेंगे तो कला भी समूहवाद से व्यक्तिवाद की तरफ ही बढ़ेगा। तो इसमें दोष किसी का नहीं है, इसमें दोष सिर्फ और सिर्फ तत्कालीन सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश का है। और प्लेटो ने भी कहा है, बाबा टैगोर ने कहा है कि कला में मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है। प्लेटो ने कहा है कला सत्य की अनुकृति है। और टॉलस्टॉय के शब्दों में भी भावों की क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्ति करना कि उसे देखने या सुनने में भी वही भाव उत्पन्न हो जाए, वही कला है। अब देखिए, एक ही चीज को अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने तरीके से व्याख्या करी है, परंतु भाव एक ही है सबका, मूल मर्म एक ही है कि कला जो है वो कला कोई अलग से चीज नहीं है, वो मनुष्य के साथ ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है। कला ना हो तो समाज, कला विहीन समाज पशु के समान है। अब देखिए ना, पशुओं में क्या कला होती है, बल्कि यदि हमारे पास वो दृष्टि हो तो, और देखने की क्षमता हो, समझने की क्षमता हो, तो शायद हम पशुओं की कला भी देख सकें। और ऐसा है, क्योंकि नाट्यशास्त्र में जब भाषा की बात हुई है तो वहाँ एक योन्यंतरी भाषा की भी बात हुई है। योन्यंतरी भाषा जो पशु पक्षी या जंगल में रहने वाले लोग, जैसे टार्जन फिल्म नहीं था, तो उसमें जो टार्जन का कैरेक्टर है उसका जो उसकी जो भाषा है वो भी और जंगल के पशु पक्षियों की भाषा है। अब जैसे देख, वो भी उसका भी स्थान है नाट्यशास्त्र में है। और अब देखिए, एक थोड़ा सा विवादित है, फिर भी कहना उचित समझूंगा, क्योंकि कला, समग्र कला की बात हो रही है, तो समग्र कला में एक बहुत ही वात्सायन ने कामसूत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने 64 कलाओं की बात करी है, जिसमें गायन, वादन, नर्तन, नाट्य, आलेख्य, विशेषक जैसे मुखादि पर पत्र लेखन, चौकपूर्णा, अल्पना, पुष्पशय्या, अंगड़ादि लेपन, पच्चीकारी, शयन, बहुत तरह के 64 कलाओं का उन्होंने वर्णन किया है। शुक्र नीति ने वस्त्र सज्जा, नर्तन, गायन, वादन तो हो ही गया, वस्त्र सज्जा, रूप परिवर्तन, सैया सजाना, द्यूत कीरा। शुक्र नीति के अनुसार द्यूत कीरा भी कला है। राशन, रति ज्ञान, मद्य बनाना, शल्य क्रिया, पाक कार्य, बागवानी, पाषाण, धातु आदि से भस्म बनाना, मतलब जितने प्रकार के कर्म हैं वही कला है। तो अंत में हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि मनुष्य जो भी कर्म करता है और उस कर्म को एक रचनात्मक
रचनात्मक रूप से करता है। अब यहाँ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है कि रचनात्मक नहीं, सकारात्मक रचनात्मक रूप से करता है। देखिए क्या है कि कंप्यूटर भी बना, कंप्यूटर को हैक करने का फॉर्मूला भी बना, तो एक रचनात्मक है, एक सकारात्मक है, एक नकारात्मक है। तो मनुष्य जो कला बना, मनुष्य जो का जो कर्म होता है और जो सकारात्मक कर्म होता है, संभवतः उसी को कला का नाम दिया गया है विभिन्न विद्वानों के माध्यम से। तो मोटा मोटी हम इस बिंदु पर पहुंचते हैं कि कला मनुष्य का कर्म है, केवल अभिव्यक्ति भी नहीं है। इससे पहले हमने सुना, पढ़ा, देखा था कि कला अभिव्यक्ति का माध्यम है, लेकिन सिर्फ अभिव्यक्ति है ये हम नहीं समझ सकते। वो एक कर्म के रूप में है, और कर्म जो है वो कर्म हमारा कुछ दृष्टव्य होता है, कुछ अदृश्य होता है। तो इस बिंदु से हम यहां पहुंचते हैं कि कला हमारे साथ, हमारे मनुष्य के साथ ही यात्रा करती है। कला ही है जो मनुष्य को संस्कारित करती है, चाहे वो अच्छे संस्कार हो या बुरे संस्कार हो। बहुत सारे आदमी हमने ऐसा देखा है जीवन में, जो अपने काम को अलग तरीके से करते हैं, तो वो कलात्मक ढंग से करते हैं। अब जैसे बच्चे को डिक्टेशन दे रहे हैं लिखने के लिए, तो कुछ बच्चे, हर बच्चे अपने अपने तरीके से करते हैं। 5 बच्चों को एक छोटा सा एक एक्सरसाइज करते हैं, अपने घर के आसपास 4-5 बच्चों को इकट्ठा करें और एक कहानी एक बच्चे को अकेले में सुना दें, 4 लाइन की कहानी, और उसको कहें कि तुम ये कहानी अगले बच्चे को सुना। वो अगले को सुनाएगा, वो अगले को सुनाएगा, अगले को सुनाएगा। अंत में जो कहानी आएगी वो आपने जो कहा है उसका ज्यादा से ज्यादा 40 से 50% मूल कहानी का फिर घूमकर 5 बच्चों के मुंह से घूमकर आपके पास आएगी, तो मूल कहानी का 50% मैक्सिमम होता है। इसको क्या कहेंगे? मेरा कहना यह है कि जो अभिव्यक्ति है वो अभिव्यक्ति व्यक्ति का एक नहीं हो सकता। यदि कला अभिव्यक्ति है तो यदि कोई आदमी गब्बर सिंह का रोल करेगा, कोई आदमी नाटक में, कोई मान लीजिए हमारे मलंगिया जी का जो लिखा हुआ नाटक है ओकरा आंगनक 12 मासा, उसमें करेगा, उसका मल्लर का रोल करेगा, तो हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से अलग अलग करेगा अपनी क्षमताओं के अनुसार। तो यदि व्यक्तिवाचक व्यक्ति का अपना अपना एक फ्रेम होता है, कैपेसिटी होता है, तो जिस हिसाब से हमने चीजों को अपने अंदर डाला है, हमारी अभिव्यक्ति भी उसी अनुसार से होगा। आगे कला को, इसको आगे बढ़ाते हुए अब हम थोड़ा सा इस बिंदु पर आते हैं कि कुछ, जब कला के बारे में जब मुझे बताया गया कि मुझे कला के बारे में बात करनी है, कला जीवन समाज की औषधि कैसे है, तो अब तो हमने कुछ चीजें ढूंढने की कोशिश करी। तो मुख्य रूप से 2 अंतर लगा कि जो पाश्चात्य फिलॉसफी है, जो यूरोपीय दर्शन है, और अपना जो भारतीय क्षेत्र का, इस क्षेत्र का दर्शन है, उसमें जब कंपैरेटिव स्टडी करें तो हमारा दर्शन बहुत बड़ा है और वो विभिन्न छोटी छोटी चीजों को रेखांकित करके बताया गया है। अब देखिए कला समाज के लिए औषधि का काम कैसे करती है। इस विषय पर यदि हम बात करें तो एक छोटा बच्चा जन्म लेता है, वो बड़ा होता है, वो अपने आसपास से चीजों को सीखता है, और यदि वो सीखने के क्रम में उसके आसपास के वातावरण यदि स्वस्थ हो,
सामाजिक हो, सकारात्मक हो, तो उसके अंदर सकारात्मक चीजें उत्पन्न होती है। यदि उसके आसपास नकारात्मक वातावरण हो तो उसके अंदर नकारात्मक चीजें, नकारात्मक कलाएं उत्पन्न होती है। आदमी एक्सपर्ट होते हैं दूसरे के मदद करने में भी और दूसरों को टांग खींचने में भी। तो एक सकारात्मक पक्ष है, एक नकारात्मक पक्ष है, उसमें न जाकर अब हम इस कला का जो इफेक्ट है समाज पर, ये औषधि क्यों है, इस पर यदि बात करें तो हमारी बात, देखिए एक छोटी सी बात हम लेते हैं कि साल भर में हमारे मिथिला क्षेत्र, मतलब यूं समझ ले तो मिथिला, मगध और भोजपुर तीनों मिलाकर देखें तो, या बघेलखंड, बुंदेलखंड, अवध तक में, तो व्यक्ति यदि उसको ये ज्ञान है, जैसे हमारे यहाँ एक झिझिया होता है। झिझिया क्या है? झिझिया लोक नृत्य है। वो कोई कला नहीं है, वो कला नहीं है। हमारे यहाँ सलहेस उत्सव होता है, वो कला नहीं है। हमारे यहाँ सोहर, समदौन, बटगबनी, कजरी ये गाई जाती है, वो कला नहीं है। वो पर्टिकुलर उस समय के मनुष्य के वातावरण से जो इफेक्ट पड़ता है, उस समय मनुष्य की जो अभिव्यक्ति होनी चाहिए वो है। अब जैसे मुझे किसी ने चींटी काटा तो मुंह से आह निकलेगा, है? तो ये चींटी काटना, किसी को आप चींटी काटेंगे तो वो उसके मुंह से आह निकलता ही है। तो क्या यह कला है? नहीं, यह अभिव्यक्ति है, यह मनुष्य के जीवन का एक अंग है। इसीलिए कहा गया है कि कला जिसके पास नहीं है वो पशु जैसा है। अब उसी को कला, अभिव्यक्ति को ही कला का नाम दिया गया। अब कला शब्द से पहले यदि हम बात करें तो वो अभिव्यक्ति हो सकती है। अब जैसे झिझिया कैसे होता है, समाज में जब तंत्र मंत्र करने वाले जो डाइन वगैरह होते हैं उसका प्रभाव बढ़ता है, तो नवरात्रि में गांव में एक ब्रह्म स्थान पर औरतें उस तंत्र मंत्र के प्रभाव को, जो नेगेटिव एनर्जी समाज के ऊपर अटैक करता है, उसको कम करने के लिए महिलाएं अपने वो घरे में सर पर घड़ा रख के उसमें दीप जलाकर और अलग अलग जगह उस घरे में छेद करके एक विशेष प्रकार का नृत्य करती है, अनुष्ठान करती है, ब्रह्म से निवेदन करती है। जो गांव का एक देवता होता है, ब्रह्म हर गांव में है, हमारे मिथिला में तो हर गांव में ब्रह्म देवता है, उनसे जो निवेदन करती है वही झिझिया नृत्य हो गया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा, मुझे एक बहुत बड़ा व्यक्तिगत रूप से दर्द है कि वो कला नहीं है। आज के युग में उस झिझिया को मेलोडियस बनाकर, अच्छा सा एक म्यूजिक कंपोजिशन करके, एक तरक भरक सा ड्रेस देकर और एक बड़े से बड़े मंच पर उसकी प्रस्तुति किया जाता है, तो वह लोक नृत्य हो गया। मैं उसको लोक नृत्य नहीं मानता, मैं उसको मनुष्य के जीवन का एक अंग मानता हूं। सलहेस उत्सव क्या है? हमारे यहाँ मिथिला में सलहेस उत्सव होता है। एक जाति विशेष के देवता हैं, कुल देवता हैं सलहेस। परंतु जहां तक मेरा अध्ययन है, कुछ मैथिल लोग भी हैं हमारे जो देख रहे हैं इन चीजों को, मैं उनसे कहूंगा कि वो कृपया मुझे करेक्ट करें कि सलहेस उत्सव एक त्योहार है, एक अनुष्ठान है, लेकिन वो कला नहीं है, वो समाज की अभिव्यक्ति है। पूरे दुनिया में, पूरे भारत में यदि लोक देवताओं का अध्ययन करेंगे तो मुझे सिर्फ मिथिला के लोक देवता ऐसे मिले जो सामाजिक संरचना को सुदृढ़ करने में सलहेस का बहुत बड़ा हाथ रहा है। अब देखिए कैसे मिथिला में 3 प्रकार, जिस पुराने समय में, प्राचीन काल में जाएं तो 3 प्रकार के लोगों का समाज में अलग ही महत्व था। श्रमिक, पशुपालक और कृषक, ये 3 समाज के मुख्य स्तंभ थे। और मिथिला के जो 3 जाति है, वो जाति विशेष इस तीनों प्रकार के कामों के लिए प्रसिद्ध थे। या यूं कहें दूसरे शब्दों में कि ये 3 जातियां, इन 3 जातियों का मुख्य काम
एक जाति का कृषि काम था, एक जाति का पशुपालन था और एक जात का मेहनत था यानी मजदूरी था। एक जाति के देवता हुए दीनाभद्री, एक जाति के देवता हुए गोसाई बाबा, भुइयां बाबा जिसको कहते हैं, और एक जाति के देवता हुए सलहेश। सलहेश जिस जाति के कुल देवता हैं वो जाति नंबर 1 लड़ाका रहा है, युद्ध लड़ने वाला। भुइयां बाबा जिस जाति के देवता हैं वो जाति समाज में सबसे बड़ा पशुपालक रहा है। पूरे समाज को अपने मेहनत के बल पर, पशुपालन के बल पर समाज की आपूर्ति को पूर्ति करता रहा है। और तीसरे जाति जिसके दीनाभद्री लोग देवता हैं, उससे बड़ा मेहनत कश इस दुनिया में कोई जाति नहीं है। ये मेरा अध्ययन है, हो सकता है मैं गलत हूं तो मुझे ठीक करें, ऑनलाइन जितने मैथिल लोग सुन रहे हैं। अब देखिए, सलहेश देवता एक समाज के बहुत बड़े रीढ़ के लोक देवता, दूसरे प्रकार के रीढ़ के लोक देवता भुइयां बाबा, और तीसरे प्रकार के रीढ़ के लोक देवता दीनाभद्री। अब इन तीनों जाति में कभी झगड़ा ना हो और समाज हमेशा सुरक्षित और व्यवस्थित हो और आगे विकसित हो, विकास ही करे, इसीलिए इस तीनों जाति में से कोई भी अपने लोक देवता का पूजा करेंगे तो इन तीनों की पूजा साथ में करेंगे। सलहेश का पूजा होता है तो 4 भाग लगता है प्रसाद का, तो उसमें आधा राजा सलहेश का, आधा भुइयां बाबा का, 1/4 भुइयां बाबा का, 1/4 दीनाभद्री जी का। तो ऐसे ही तीनों जाति में होता है। तो सामाजिक संरचना को सुदृढ़ करने का एक इससे बड़ा उदाहरण मुझे कहीं नहीं मिला। अब आप बताएं, अब लोग बताएं कि सलहेश पूजा को या सलहेश की जीवनी को या सलहेश की बाकी गायन को या उस अनुष्ठान में जितनी भी चीजें होती है उसको हम कला कहें या उसको हम सामाजिक आवश्यकता कहें या उसको हम मानवीय अभिव्यक्ति कहें। तो ये एक अभी शिवाजी का जो प्रश्न आया, शिवा कुंदेर का, कि शहर में आकर ये कला कैसे बदलती है, तो इसका सीधा उदाहरण है कि झिझिया नृत्य ले लें, डोमकच नृत्य ले लें। डोमकच नृत्य तब आयोजित की जाती है जब गांव में क्या होता था, पहले शादी वादी में सारे पुरुष चले जाते थे और महिलाएं इकट्ठी होती थी, तो महिलाएं अपने पर्सनल स्पेस उनको एक मिलता था। पूरे गांव में कोई पुरुष नहीं, सिर्फ महिलाएं हैं, तो महिलाएं आपस, वो एक फ्रीडम मिलता था उनको, और उसमें अपने एक नाट्य रचना करके अपने मनोरंजन के लिए, रात भर जगने के लिए जो चीजें करते हैं उसमें से एक डोम बन जाते हैं, एक पुलिस बनता है, एक कोई सिपाही बनता है, एक गांव का ठेकेदार बन जाता है। तो इन लोगों से, तो ये जो आयोजन है, क्या इसको कला कहें या इसको हम समाज की आवश्यकता कहें? तो शायद हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कला क्या है और समाज के लिए औषधि कैसे है। देखिए, महिलाएं आज तो चलो ठीक है, प्राचीन काल में महिलाओं को बहुत ज्यादा स्वतंत्रता थी और बहुत जो महिला प्रधान ही बल्कि थी। कुछ समय मतलब 500-700 वर्ष के दौरान क्या हुआ है कि महिलाओं का बहुत ज्यादा उत्पीड़न हुआ है या उनको बहुत ज्यादा पाबंदी में रखी गई है। उस दौरान एक गांव की महिला, एक जो पुरुष प्रधान समाज में रह रही है, जिसको अपनी अभिव्यक्ति करने की, अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है, उस महिला को एक पूरी रात फ्री मिल जाता है, तो वो अभिव्यक्ति कैसे करती है? इसका एक उदाहरण देखिए कि डोमकच और डोमकच जैसे लोक कलाओं में, लोक अभिव्यक्तियों में ना तो पुरुष ऑडियंस होता है, ना पुरुष उसमें पात्र होता है, किसी भी प्रकार से कोई पुरुष भाग नहीं लेता। तो मिथिला में कुछ चीजें ऐसे अपने आप आवश्यकताओं के हिसाब से उत्पन्न हो गया कि जो सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही करेंगी, महिलाएं ही देखेंगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ पुरुष करेगा, पुरुष ही देखेगा।
ऑडियंस भी उसका पुरुष और पार्टिसिपेशन भी पुरुष के द्वारा। तो ये तो समय समय पर जो आवश्यकताएं हुई हैं, सामाजिक मानवीय आवश्यकताओं के आधार पर इस तरह का एक निर्माण हुआ, आविष्कार हुआ, जिसको हमने कला का नाम दे दिया। और उसी को परिमार्जित रूप से आज हम एक अच्छा सा रिदम और ये सब सेट करके एक भव्यता के साथ किसी मंच पर प्रस्तुत करते हैं और उसको हम लोक कला का नाम दे देते हैं। मेरे नज़र में वस्तुतः वो लोक कला नहीं है। आप सलहेश, राजा सलहेश का उदाहरण ले सकते हैं, वो समाज की आवश्यकता है। राजा सलहेश, दीना भद्री और भुइयां बाबा, इस तीनों का कोऑर्डिनेशन, जिस तीनों जाति का, जो समाज का आधार जाति है, उन जातियों का यदि लोक देव, तीनों के देवता आपस में कोऑर्डिनेशन में हो तो उस जाति में कभी झगड़ा नहीं हो सकता, कभी विभेद नहीं हो सकता, मतलब समाज कमजोर नहीं होगा और समाज का उत्थान होगा। तो अंत में मेरा जो मानना है कि हम कला को कला कहें या कला को अभिव्यक्ति कहें या कला के पीछे दर्शन क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप का क्या दर्शन है और पश्चिमी दर्शन क्या है, इन सब चीज़ों को देखने के बाद एक कन्फ्यूजन सा क्रिएट होता है कि वस्तुतः कला कला नहीं, अभिव्यक्ति है, जिसे समय समय पर मानवीय आवश्यकताओं ने आविष्कार किया है। आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मौका मिलेगा, फिर हम बात करेंगे। और अंत में इतना ही कि आर्ट ऑन क्लिक का यही प्रयास है कि कलाओं के जो छिटफुट कला है पूरे देश में, अभी तक एक बात बताऊं कि अभी तक कोई ये नहीं कह सकता कि भारत में कितने आर्ट फॉर्म हैं। अभी तक इस चीज की लिस्टिंग नहीं हुई है कि इंडिया में कितने फॉर्म हैं, चाहे वो आप विजुअल आर्ट में ले लें, पेंटिंग में ले लें, चाहे परफॉर्मिंग आर्ट में ले लें, क्योंकि 500 से ऊपर हमारे देश में सांस्कृतिक क्षेत्र हैं। उन सांस्कृतिक क्षेत्रों में अलग अलग अपनी अपनी कला है। तो समग्र रूप से अभी तक कोई कुछ नहीं कह सकता, मतलब एक पेज पर ये आया ही नहीं है कि कितनी कलाएं हमारी हैं अभी। तो अंत में इतना ही कहेंगे कि इसी जो ये विविधता है और ये जो बिखरा हुआ चीज है, इसको समेटने का और इसको अगले जनरेशन तक ले जाने का ये जो प्रयास है आर्ट ऑन क्लिक का, इसके लिए आर्ट ऑन क्लिक को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए। अंत में एक लाइन की नोट ये है कि अब हमें खुद तय करना पड़ेगा, आपको और हमको, कि कला को हम कला कहें या कला को अभिव्यक्ति कहें या कला मनुष्य की आवश्यकता है। तो मेरे ख्याल से मनुष्य जीवन में कला के बगैर मनुष्य जीवन हो ही नहीं सकता। इसीलिए कला ही समाज को स्वस्थ बनाता है, कला ही हमें स्वस्थ और सकारात्मक सोच देता है, और इसीलिए कला समाज की औषधि है। और इसके बगैर समाज का हम कल्पना नहीं कर सकते। धन्यवाद।